Okay, so now next topic is embryogenesis. Embryogenesis डाइकॉट में भी है, मोनोकॉट में भी है और थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। एनसीईआरटी में सिर्फ डाइकॉट के बारे में दिया हुआ है और वो भी सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, डायग्राम्स बनाए हुए हैं। मतलब वहां पर क्या नहीं है, वहां पर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में, हल्का सा डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसको कि इसमें क्या क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। हमें पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद दो चीजें बनी है। एक बना था पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उससे बना एंडोस्पर्म, वो हमने इससे पहले देख लिया था। अब हमें देखना है क्या सिनकेमी में क्या हुआ था। सिनकेमी में जाइगोट बना था, तो जाइगोट ऑफ एम्ब्रियो में कैसे कन्वर्ट होता है वो हमको देखना है। इसी को कहते हैं क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो तक का सफर इज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये जाइगोट बना, जाइगोट कैसा है ये, इट इज डिप्लॉइड। ओके, अभी जाइगोट जो होता है ये डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली और ये दो सेल्स बन जाता है, एक ऊपर वाली सेल और एक नीचे वाली सेल। ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है, ऊपर वाली सेल कहलाती है क्या, टर्मिनल सेल या एम्ब्रियो सेल। टर्मिनल सेल या एम्ब्रियो सेल इसको हम कहते हैं, और नीचे वाली सेल जो है वो कहलाती है बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। ओके, दो सेल बनी जाइगोट के बाद, एक माइटोटिक डिवीजन हुआ है और जो ऊपर वाली सेल है वो कहलाती है क्या, टर्मिनल सेल, और नीचे वाली सेल कहलाती है बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। ओके, इसके बाद जो बेसल सेल है ये तेजी से डिवाइड करना स्टार्ट करती है और 6 to 8 सेल्ड सस्पेंसर बना देती है। ठीक है, ये से ये बन रहा है, ये आगे और चीजें डेवलप करेगा और ये बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस ये है कि इस सेल ने बहुत सारे सेल डिवाइड किए हैं, बहुत तेजी से डिवाइड किया है इसने, और एक 6 to 8 सेल्ड एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम सस्पेंसर कहते हैं। ठीक है, सस्पेंसर ये है पूरा। इसमें जो लास्ट सेल है वो कहलाती है क्या, हॉस्टोरियम या हॉस्टोरिया। लास्ट सेल क्या है, हॉस्टोरियल सेल या हॉस्टोरिया कहलाता है। और जो ऊपर वाली सेल थी टर्मिनल सेल, इसमें भी एक डिवीजन हुआ है और ये भी टू सेल स्टेज हो गई है। जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो टू सेल हो गया है, नीचे वाला ये सस्पेंसर है और लास्ट वाली सेल जो है वो है क्या, हॉस्टोरिया या हॉस्टोरियल सेल। इतना समझ में आया? ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो टू सेल स्टेज थी ये एक और डिवीजन इसमें हुआ, तो ये 4 सेल स्टेज हो गई है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। इस स्पेलिंग में गलत हो गई है, दिस इज क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट होता है, कहलाता है। ठीक है, और ये अभी 4 सेल थी तो और डिवीजन हुई, तो अल्टीमेटली 6 to 8 सेल यहां पर ये बन जाएगा सस्पेंसर। और लास्ट वाली सेल वही हॉस्टोरियम है। क्या जरूरत पड़ रही है इसकी, ये समझने वाली बात है। यहां पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये ओव्यूल है, इफ दिस इज ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या था, एम्ब्रियो सैक था। इस एम्ब्रियो सैक में मान लीजिए यहां पर बन रहा है, ये जो बन रहा है स्ट्रक्चर, यहां पर जाइगोट बना था, उस जाइगोट में फिर यहां से आता है, यहां तक ये चीज आ गई, बन गई स्ट्रक्चर। तो हम इसको यहां समझते हैं जरा। मान लीजिए यहां बन गया ये, इसके बाद ये बन रहा है और ये लास्ट हॉस्टोरियम बाहर आ गया, तो एम्ब्रियो सैक से बाहर निकल आता है, एम्ब्रियो सैक से बाहर निकल आता है। ठीक है, और कहां पहुंच जाता है, बाहर क्या प्रेजेंट है, यहां बाहर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, तो समझने की कोशिश कीजिए, ये एम्ब्रियो जो है इसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, लेकिन न्यूट्रिशन एम्ब्रियो सैक के अंदर अभी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एंडोस्पर्म अभी तक बना नहीं है, वो भी बन रहा है साथ में, दोनों प्रोसेस साथ में होती है। तो एंडोस्पर्म जब तक बनेगा नहीं तो न्यूट्रिशन मिलेगा कैसे इसको, तब तक क्या करता है, तब तक अपना एक सस्पेंसर बाहर निकालता है एम्ब्रियो सैक से, और वो सस्पेंसर न्यूक्लियस में पहुंचता है और न्यूक्लियस वाली सेल से ये न्यूट्रिशन को रिसीव करता है। तो ये सारा खेल इसलिए हुआ है ताकि ये न्यूक्लियस पहुंच सके और वहां से न्यूट्रिशन ले सके, क्योंकि इसके पास अभी एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो नेक्स्ट, ये जो सबसे ऊपर वाली सेल होती है सस्पेंसर में, जो इस 4 सेल स्टेज से अटैच्ड है, ये कहलाती है हाइपोफाइसिस। इसे हम हाइपोफाइसिस कहते हैं, और ये आगे चलकर यही रूट कैप बनाती है। ठीक है, प्लांट में इसके रूट कैप बनाएगी आगे चलकर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये 4 सेल क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर है ऊपर वाला। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो क्या आती है, अभी 4 सेल स्टेज में फिर एक डिवीजन हुआ तो अब 8 सेल स्टेज हो जाएगा। तो ये 8 सेल स्टेज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो ऊपर वाली 4 सेल्स हैं वो कहलाती है क्या, एपीबेसल सेल्स, और जो नीचे वाली 4 सेल्स हैं वो कहलाती है क्या, हाइपोबेसल सेल्स। एपीबेसल सेल्स आगे चलकर एपिकोटाइल बनाती है, प्लांट का एपिकोटाइल रीजन बनाती है। ठीक है,
और हाइपोबेसल सेल जो होती है वो हाइपोकोटाइल बनाती है। ओके, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। और क्योंकि इसमें 8 सेल स्टेज हो गई है, 8 सेल हो गई है, इसलिए क्या कहते हैं इसको ऑक्टेंट, ये ऑक्टेंट कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसमें और थोड़े डिवीजन होते हैं और एक स्ट्रक्चर नया बन जाता है, ऐसे हम कहते हैं क्या, प्रो एम्ब्रियो। ये प्रो एम्ब्रियो बन गया और कैसा है, गोल है, इसीलिए इस स्टेज को स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 लेयर है इसमें, सबसे बाहर की लेयर है तो ये, फिर एक बीच वाली लेयर है और फिर अंदर वाली दूसरी ये लेयर है। ठीक है, ये बाहर की लेयर जो है वो कहलाती है क्या, डर्मेटोजन। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो डर्मेटोजन कहलाती है या प्रोटोडर्म भी कहते हैं इसको, और ये बनाती है आगे चलकर एपिडर्मिस, इट गिव राइज टू एपिडर्मिस। ठीक है, जो बीच वाली लेयर है इट इज ग्राउंड मेरिस्टम एंड इट गिव राइज टू कॉर्टेक्स एंड पिथ, कॉर्टेक्स और पिथ बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे अंदर वाली जो सेल है वो कहलाती है क्या, प्रोकैम्बियम, और प्रोकैम्बियम आगे चलकर बनाती है क्या, वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो का। इसके बाद ये आगे डेवलप करता है कैसा, एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, एक बीच में डिप्रेशन बनता है तो एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बन जाता है और इसे हम कहते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है क्या, ये वाली, इसमें अब क्या हो रहा है, इसमें और ये डिप्रेशन डीप होता चला जा रहा है और बीच में एक नई सेल्स बन रही है, इसे हम कहते हैं क्या, प्लेम्यूल। प्लेम्यूल इज व्हाट, प्लेम्यूल इज फ्यूचर शूट और रेडिकल जो होती है वो फ्यूचर रूट, तो ये प्लेम्यूल है। ठीक है, ओके, अच्छा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाली सेल है, ठीक है, ये है क्या, दिस इज हाइपोफाइसिस, दिस इज हाइपोफाइसिस। लेकिन इसके ऊपर एक सेल और होती है, बनी नई सेल बनी है अभी है, वो इस एम्ब्रियो का ही पार्ट है एक तरीके से, और ये क्या है, ये रेडिकल बनाएगी आगे चलकर, क्या रेडिकल बनाएगी, और ये प्लेम्यूल है, रेडिकल मतलब फ्यूचर रूट, और ये क्या है, एच हाइपोफाइसिस, और हाइपोफाइसिस क्या होती है, आगे चलकर क्या बनाती है, रूट कैप। ओके, तो रूट कैप वाली सेल रूट के बाद ही होगी, फ्यूचर रूट के बाद ही होगी। ठीक है, अब इसके बाद इसे हम कहते हैं मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो। लेकिन हम टिपिकल डायग्राम देखते हैं एम्ब्रियो का, वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है। इसमें क्या है, दीज आर फुली डेवलप्ड कोटिलेडन्स, बीच में एक प्लेम्यूल है, और दिस इज रेडिकल, दिस इज हाइपोकोटाइल, दिस इज एपिकोटाइल, और जो लास्ट में है ये पोर्शन ही कहलाता है क्या, दिस इज रूट कैप। तो इस तरीके से जो एम्ब्रियो का है, डाइकोट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये पूरा एक डायग्राम बनाया हुआ है एनसीईआरटी में लगातार, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है मैंने आपको पूरा इसमें समझा दिया है। आई होप कि आपको एनसीईआरटी का डायग्राम समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ओके, तो नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एम्ब्रियो एंड मोनोकोट एम्ब्रियो। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस, एक्चुअली हमें कोई भी चीज अगर जब पढ़ते हैं तो हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए, जिससे कि हमारे कांसेप्ट्स एकदम क्लियर हो। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टडी जितना आप कर सकते हो उतनी करने की आदत डालिए, क्योंकि वही आपका एक्चुअली में कांसेप्ट्स क्लियर करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो के बीच डिफरेंस समझते हैं। ये डायग्राम है मोनोकोट एम्ब्रियो को, डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम हम देख चुके हैं। ओके, तो आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया हुआ है मोनोकोट एम्ब्रियो का, इस डायग्राम को याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में बनाने को आता है, या फिर इस पर इसके पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, फंक्शन पूछे जा सकते हैं। तो ये डायग्राम है मोनोकोट एम्ब्रियो का। तो डिफरेंस देखते हैं जरा। सबसे पहला डिफरेंस है सस्पेंसर 6 to 8 सेल्ड। हमने देखा था स्ट्रक्चर में, इसमें सस्पेंसर जो होता है वो 6 to 8 सेल्ड होता है डाइकोट एम्ब्रियो में, जबकि मोनोकोट में सिंगल सेल्ड होता है। सस्पेंसर है सिंगल सेल्ड। ठीक है, टर्मिनल सेल गिव राइज टू एंटायर एम्ब्रियो एक्सेप्ट रेडिकल। तो जो टर्मिनल सेल है, हमने देखा था डाइकोट में कि जो जाइगोट था, जाइगोट डिवाइड हुआ था 2 सेल में, जो ऊपर वाली सेल थी टर्मिनल सेल थी। तो ये टर्मिनल सेल एक्चुअली ग्रो करती है 2 सेल्ड, फिर 4 सेल्ड, फिर 8 सेल्ड, फिर प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो, पूरा सब कुछ बनाती है, लेकिन ये रेडिकल नहीं बनाती है। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल सेल है इट गिव राइज टू द एंटायर एम्ब्रियो, सारा एम्ब्रियो से बनेगा, लेकिन रेडिकल सेल इससे नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्मिनल सेल गिव राइज टू द एंटायर एम्ब्रियो, यहाँ पर टर्मिनल सेल पूरा एम्ब्रियो बनाती है। ओके, ये दूसरा डिफरेंस है। अब इसको समझने के लिए हमको इसका पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस देखनी पड़ेगी, लेकिन वो भी सिलेबस में आपके नहीं है, तो आप बस ये डिफरेंस याद कर लीजिए कि इसमें जो टर्मिनल सेल होती है वो पूरा एम्ब्रियो बनाती है। इसमें 2 कोटिलेडन होते हैं,
कोटिलेडन का काम क्या होता है? टू रिजर्व द फूड। कोटिलेडन्स आर टू रिजर्व द फूड। तो यहाँ पर 2 कोटिलेडन्स हैं जो फूड को रिजर्व करते हैं या फूड को स्टोर करते हैं। यहाँ पर सिंगल कोटिलेडन होता है, इसीलिए मोनोकॉट कहलाते हैं और ये डाइकॉट कहलाते हैं। प्लिम्यूल इज टर्मिनल एंड प्रेजेंट बिटवीन कोटिलेडन्स। यहाँ पर 2 कोटिलेडन के बीच में होता है प्लिम्यूल, हमने देखा था उसके डायग्राम में मैच्योर एम्ब्रियो में। और यहाँ पर जो प्लिम्यूल है वो लेटरल है, मतलब देखिए यहाँ पर प्लिम्यूल है इस जगह, ये प्लिम्यूल है इस जगह, तो ये लेटरल है, ये 2 कोटिलेडन दूसरा तो है ही नहीं, तो बीच में नहीं है उसके, ये एक तरफ है। और ये एक तरफ झुका इसलिए गया क्योंकि स्कूटेलम जो है उसका इसका साइज बढ़ गया है, तो उसने इसको एक तरफ लेटरल कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो प्लिम्यूल प्रेजेंट लेटरली ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ स्क्यूटेलम। अगर आपसे पूछता है कि क्यों प्लिम्यूल जो है वो लेटरल है, इसकी पोजीशन लेटरल है, तो रीजन क्या है इसका? क्योंकि ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ स्क्यूटेलम, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर जरा इसके स्ट्रक्चर से इसको समझिए जरा। सबसे ऊपर की तरफ ये पार्ट है, ये है स्क्यूटेलम, ठीक है। ये अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है ये पूरा पार्ट जो ब्लू कलर का है, ये एक्चुअली में एम्ब्रियोल पार्ट है इसका। एक्चुअली में है तो पूरा एम्ब्रियो का, लेकिन ये बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है, अंदर जो है वो मेन पार्ट है इसका। इसमें जो ये वाला पार्ट है बीच में, ये खाली जगह जो आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअली खाली नहीं है, भरी हुई है, लेकिन यहाँ पर इसको अलग दिखाने के लिए मैंने इसको व्हाइट कलर छोड़ दिया है। ये रेडिकल है, रेडिकल फीचर रूट होती है, आपको पता है। ये स्क्यूटेलम है, स्क्यूटेलम क्या होता है? ये होमोलोगस टू कोटिलेडन, मतलब ये फूड को स्टोर करता है। स्क्यूटेलम क्या है? होमोलोगस पार्ट टू कोटिलेडन। तो ये कोटिलेडन की तरह ही ये होमोलोगस पार्ट्स क्या होते हैं? वो जो कि फंक्शन में सेम होते हैं पर स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट है थोड़ा सा उससे, लेकिन इसका फंक्शन सेम है कि ये फूड को रिजर्व करता है। तो स्क्यूटेलम का फंक्शन क्या हो गया? टू रिजर्व द फूड, होमोलोगस पार्ट टू कोटिलेडन एंड रिजर्व द फूड। रिजर्व द फूड, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एपिब्लास्ट है। एपिब्लास्ट का फंक्शन क्या है? एपिब्लास्ट का फंक्शन होता है, ये एक्चुअली रूडिमेंट्री रीजन है, मतलब ये जैसे डाइकॉट में जो दूसरा कोटिलेडन होता है, तो यहाँ पर कोई कोटिलेडन नहीं है, लेकिन छोटा सा रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर रह गया है वहां पर उसकी जगह, किसकी जगह? दूसरे कोटिलेडन की जगह। तो ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, रूडिमेंट्री मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर जो किसी की जगह कोई छोटा सा स्ट्रक्चर रह जाना, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होता, वो फंक्शनल नहीं, नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर है। तो ये एपिब्लास्ट है which is rudimentary region to other cotyledon, दूसरे कोटिलेडन के rudimentary region है। नीचे यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये क्या है? दिस इज रूट कैप या कैलेप्ट्रा। ये रूट कैप है जो कैलेप्ट्रा, यानी कि ये प्रोटेक्ट करेगी रूट को। और रेडिकल जो है इट गिव राइज टू द, इट इज फ्यूचर रूट एक्चुअली, इट गिव राइज टू द रूट, ठीक है। ये शूट एपेक्स है which give rise to the, या प्लिम्यूल कह सकते हैं इसको, which give rise to the shoot, यानी फीचर शूट को बनाती है, या फीचर शूट कह सकते हैं इसको आप। तो प्लिम्यूल इसे हम कहते हैं, ठीक है। यहीं से बनेगा क्या? शूट, और यहाँ से रूट, रेडिकल से यहाँ से अराइज होती है, ठीक है। इसके अलावा दो स्ट्रक्चर और है, कोलियोराइजम और कोलियोप्टाइल। ओके, तो हम देखते हैं इसमें कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजम में डिफरेंस यहाँ पर सारे मैंने नोट डाउन कर रखे हुए, एक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है कि कोलियोप्टाइल जो होता है, जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, यानी कि ये पोर्शन, ये जो खाली पोर्शन दिखाई दे रहा है, व्हाइट पोर्शन जो इस ब्लू पोर्शन को कवर कर रहा है, तो इट गिव प्रोटेक्शन टू द, ये कोलियोप्टाइल क्या करता है? इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द शूट एपेक्स या प्लिम्यूल, इसको प्रोटेक्शन देता है। तो गिव प्रोटेक्शन टू शूट एपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया, और शूट एपेक्स से ही या प्लिम्यूल से ही क्या निकलता है? लीफ प्राइमोर्डिया, मतलब बहुत इनिशियल जो लीव्स होती है वो उन्हें लीफ प्राइमोर्डिया कहते हैं, जिसमें से कि लीफ आगे चलकर डेवलप हो जाएंगी। तो ये इसको प्रोटेक्शन देता है, इसका ये फंक्शन है कोलियोप्टाइल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है एनसीईआरटी में, बोर्ड एग्जाम्स में। इट इज अ शीथ गिव्स प्रोटेक्शन टू रेडिकल। कोलियोराइजर क्या है? ये एक शीथ है जो प्रोटेक्शन को, जो प्रोटेक्शन देती है किसको? रेडिकल को। यहाँ पर रेडिकल है, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर कोलियोराइजर है, तो इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट हैज टर्मिनल पोर, तो यहाँ पर इस जगह ये जो है यहाँ पर छोटा सा टर्मिनल पोर होता है, हल्का सा, बहुत छोटा सा टर्मिनल पोर। ये ऐसा कोई पोर कोलियोराइजर में नहीं होता, ठीक है। तो एब्सेंट, टर्मिनल पोर यहाँ पर एब्सेंट है। इट ग्रोज अबव द ग्रेन एंड प्रोटेक्ट शूट एपेक्स ड्यूरिंग पैसेज थ्रू सॉइल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब ये एम्ब्रियो सीड के अंदर, जब सीड ग्रो करता है, सीड में से जब बाहर निकलेगा शूट एपेक्स, तो पहले सॉइल के अंदर होगा, तो सॉइल में से वो बाहर निकलेगा, तो जैसे जैसे शूट एपेक्स बाहर निकलेगा उसके ऊपर ये कोलियोप्टाइल प्रेजेंट रहेगी और उसको बचाएगी हार्ड सॉइल से। जब सॉइल एक्चुअली में हार्ड है, तो जब उसको पार करता है, जब शूट एपेक्स बाहर निकलने को जर्मिनेट करता है सीड, तो शूट एपेक्स बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जब बाहर निकलेगा सॉइल के थ्रू, तो सॉइल से वो डैमेज ना हो जाए, इसलिए
कोलियोप्टेरिस को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। इट डज नॉट ग्रो बियॉन्ड द सीड, ये सीड के बियॉन्ड ग्रो नहीं करता, ठीक है। रूट जो है वो अपने अपना मैसेज बनाती है, ये रूट की जो रूट हेयर्स जो होती है वो म्यूसिलेज प्रोड्यूस करती है, और म्यूसिलेज से क्या होता है, जो सॉइल होती है वो डैम्प हो जाती है और इजीली रूट्स पेनिट्रेट कर जाती है, रूट्स इजीली पेनिट्रेट कर जाती है, तो वहां पर प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर जरूरत पड़ती है प्रोटेक्शन की, ओके। आफ्टर इमर्जेंस अबव सॉइल इट डज फोटोसिंथेसिस, जब सॉइल से बाहर निकल आता है ये, तो ये पार्ट फोटोसिंथेसिस भी करता है कोलियोप्टाइल, लेकिन कोलियोराइजा ऐसा कुछ नहीं करता है, ठीक है। इट नेवर डज फोटोसिंथेसिस, ये नेवर डू फोटोसिंथेसिस, डज नहीं, इट नेवर डू फोटोसिंथेसिस, ओके। तो ये डिफरेंस है कोलियोप्टाइल में और कोलियोराइजा में। इस डायग्राम को अच्छे से कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। डाइकॉट का और मोनोकॉट का डिफरेंस अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट हैं, ये क्लियर रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन के साथ घुमा कर आ जाए आप कर सकते हो उसको, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लोरल पार्ट्स। तो फ्लावर में से बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या चेंज आता है, इसे हम देख लेते हैं जरा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा और स्टाइल, ये सब फॉल डाउन हो जाते हैं। सेपल्स में ज्यादातर सेपल फॉल डाउन हो जाता है, पर किसी किसी में नहीं होता, ठीक है। तो सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा और स्टाइल फॉल डाउन हो जाएंगे, ये गिर जाएंगे, विदर हो जाएंगे, फॉल डाउन। ओवरी जो होती है वो फ्रूट बना लेती है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी वॉल जो होती है वो पेरिकार्प बनाती है, जो फ्रूट वॉल होती है एक्चुअली में, ठीक है। ओवरी वॉल पेरिकार्प बनाएगी। ओव्यूल्स सीड बनाते हैं। आउटर इंटेगमेंट जो होती है ओव्यूल की, वो टेस्टा कहलाती है आगे चलकर, जो सीड की कोटिंग है, सीड कोट कहते हैं इसे हम। इनर इंटेगमेंट टेगमेंट कहलाती है। तो अगर मैंने बताया था आपको कि यूनिटेगमेंट और बाइटेगमेंट बताया था, अगर कोई सिंगल उसमें इंटेगमेंट प्रेजेंट है, यानी सिर्फ टेस्टा प्रेजेंट, टेस्ट ये आउटर इंटेगमेंट प्रेजेंट है, तो सीड में टेस्टा होगा। लेकिन अगर किसी भी ओव्यूल में दोनों इंटेगमेंट प्रेजेंट हैं, तो उसमें टेस्टा और टेगमेंट दोनों होंगी। ये पॉसिबल है कि किसी सीड में सिर्फ टेस्टा हो, क्यों? क्योंकि उसके ओव्यूल में भी सिर्फ एक ही आउटर लेयर थी, आउटर इंटेगमेंट थी, बस इनर वाली एब्सेंट थी, इसीलिए उसमें टेस्टा होगा, ठीक है। न्यूसेलस का क्या होता है, न्यूसेलस कंज्यूम हो जाता है ओव्यूल के बाहर, या ओवरी के अंदर और ओव्यूल के बाहर जो होता है, मैंने बताया था आपको, दिस इज ये ओव्यूल है, ये एम्ब्रियो साइकिल, तो यहाँ पर न्यूसेलस भरा हुआ है। ये न्यूसेलस पूरा कंज्यूम हो जाता है, एम्ब्रियो इसको अपने लिए यूज कर लेता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये कंज्यूम नहीं हो पाया पूरा और ये पार्ट सीड बन गया पूरा, और अब भी इसके अंदर न्यूसेलस थोड़ा सा प्रेजेंट है, रह गया है, तो उस न्यूसेलस को हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म इफ नॉट कंज्यूम्ड, ठीक है। तो वही न्यूसेलस क्या कहलाता है, पेरिस्पर्म। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल ही कहलाता है। एक छोटा सा पोर जैसा स्ट्रक्चर होता है माइक्रोपाइल, थ्रू दैट अ सीड रेस्पायर। जैसा आप चने में देखिएगा, थोड़ा सा आपको दो एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं हाइलम, और एक छोटा सा पोर दिखाई देगा, उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। तो वो माइक्रोपाइल सेम वही है, यही वाला, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये छोटा सा पोर रह जाता है, वो माइक्रोपाइल कहलाता है, थ्रू विच अ सीड रेस्पायर, ठीक है, ओके। एग सेल जो होता है इसके अंदर, एम्ब्रियो साइक के अंदर, वो जाइगोट बन जाता है, वो हमने देख लिया, उससे एम्ब्रियो बनता है चलकर। सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी हम देख चुके हैं। तो ये सारे कुछ पार्ट्स हैं जिनमें चेंजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। अच्छा, दो टर्म मैंने इससे पिछले वाले डायग्राम में यूज किए थे एम्ब्रियोजेनेसिस में, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, तो उनको जरा समझ लीजिए क्या होते हैं वो, अगर आपको नहीं पता तो। मान लीजिए ये दोनों क्या है, कॉटिलेडन्स है, ये क्या है, दिस इज प्लीम्यूल, दिस इज प्लीम्यूल। तो कॉटिलेडन की जो नोड है ये वाला हिस्सा, और प्लीम्यूल इसके बीच में जो हिस्सा आ रहा है ये एपिकोटाइल कहलाता है। दिस इज व्हाट, एपिकोटाइल। और ये रेडिकल है मान लीजिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बीच का हिस्सा है ये हाइपोकोटाइल कहलाता है, ठीक है। रेडिकल और कॉटिलेडन के बीच में जो हिस्सा आता है वो हाइपोकोटाइल है, और कॉटिलेडन और प्लीम्यूल के बीच में जो हिस्सा आता है वो एपिकोटाइल कहलाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे इसमें। फिर भी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर दीजिए, उस पर कमेंट कर दीजिए, आई विल रिप्लाई बैक एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेरीज।